हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू झांसर अकेडमी फॉर आईएएस। सो हम लोग आज के द हिंदू न्यूज़पेपर को कवर करेंगे। आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू न्यूज़पेपर की, वो पूरी की पूरी चीज मैं आपको बताऊंगा। और द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर जनरल स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या चीजें कवर अप करनी है वो भी मैं बताऊंगा। तो पेन और पेपर अपने साथ लेकर बैठिए। जो जो बताते चल रहा हूं उसको नोट डाउन अपने पास जो है वो करते जाइए। राइट। तो सबसे पहली जो न्यूज आपके सामने है, ये डिजिटल वर्जन से मैं कवर कर रहा हूँ द हिंदू के। तो सबसे पहली न्यूज जो है जिसमें आपको किस चीज के बारे में मेनली पढ़ना है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अपने पेन और पेपर लेकर बैठिए। जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज है। इसमें बेसिकली असेंबली जो होती है, स्टेट लेजिस्लेचर जिसको हम लोग बोलते हैं, स्टेट असेंबली जिसको हम लोग बोलते हैं, वो किस तरीके से काम करती है उसका एक आपको आइडिया होना चाहिए। प्लस लिख लो आर्टिकल 174 और आर्टिकल 163। अब मैं जो टास्क दे रहा हूँ वो लिख लो अपने पास, आर्टिकल 174। और ये पूरे टास्क आज के आज आपको फिनिश करके कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताना है कि आपने पूरे टास्क कंप्लीट कर लिए हैं। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर लेक्चर से रिलेटेड पूरी अपडेट्स आपको मिल जाती हैं। आर्टिकल 174 और आर्टिकल 163, इन दो आर्टिकल्स को आपको पढ़ना है। प्लस गवर्नर का क्या रोल होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। हालांकि पॉलिटी के पूरे लेक्चर्स मैं कवर अप करा चुका हूं, हमारी जनरल स्टडीज की क्लासेस भी चलती हैं। और पॉलिटी के 94 टॉपिक्स हमने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आप लोग के लिए जो है वो डाले हुए हैं प्लेलिस्ट में, जिसको आप जाकर जो है वो देख सकते हैं, जिसमें पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका कवर हो जाएगा। अब देखिए, अभी कहानी क्या चल रही है मैं थोड़ा सा न्यूज में आपको बताता हूँ। 60 मेंबर की जो मणिपुर की असेंबली है, उसका स्पेशल सेशन कंडक्ट नहीं हो पा रहा है। कई बार डिमांड की जा चुकी है स्पेशल सेशन कंडक्ट करने की, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि मणिपुर के अंदर बहुत बुरी स्थिति चल रही है, एथनिक वायलेंस चल रहा है। मेतेई और कुकी कम्युनिटी आपस में भिड़ गई हैं। तो दोनों कम्युनिटी के ऑर्गेनाइजेशन, लीडर फोरम्स वगैरह जो है, वो इस बात की डिमांड करें कि जल्दी जल्दी असेंबली का एक स्पेशल सेशन जो है वो लगाया जाए और असेंबली रिज्यूम की जाए। बट अभी एक्चुअल में ये हो रहा है कि वहां के गवर्नर जो है वो बेसिकली समन ऑर्डर जो है वो प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। मतलब आपको पता होगा समन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बुलवाना। तो ये गवर्नर के पास जो है वो पावर होती है स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है उसको बेसिकली शुरू करने की। गवर्नर ही है जो बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर डेट पर असेंबली जो है वो शुरू की जाए, और गवर्नर के पास 15 दिन का समय रहता है। मतलब जिस दिन गवर्नर ने जो है वो अपना नोटिफिकेशन जारी किया, तो उससे 15 दिन के बाद जो है वो असेंबली शुरू हो जाएगी। राइट। तो अभी तक कोई ऐसा हम लोग को नहीं देखने को मिल रहा है कि ऑर्डर्स हैं। बाकी मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 174 का एक छोटा सा आइडिया मैं आपको दे दूं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि एक साल में कितने सेशंस होंगे पार्लियामेंट के या असेंबली के, कहीं नहीं लिखा है। सिर्फ इतनी सी चीज लिखी है कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखना, जो आर्टिकल 174 में हम लोग को देखने को मिलता है। राइट। बाकी कुछ और खास चीज नहीं थी इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर, ये बेसिक सा आइडिया था। मैंने जो 3 टास्क आपको दिए, गवर्नर के पावर्स यानी कि गवर्नर का रोल, दूसरा टास्क आर्टिकल 174, और तीसरा टास्क मैंने आपको जो है वो कौन सा दिया है, आर्टिकल 163। ये 3 आर्टिकल जो है वो आपको पढ़ना है बस। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक चंद्रयान 3। आपको ऑलरेडी पता है चंद्रयान 3 जो है वो लैंड करेगा 23 अगस्त को, यानी कि कल के दिन, कल शाम में करेगा। तो परसों जो है हम लोग को चंद्रयान 3 से रिलेटेड न्यूज है वो मिल जाएगी। अभी हो ये रहा है कि इसरो ने कुछ इमेजेस वगैरह शेयर करी हैं, तो आपको जो है वो थोड़ा सा एक नाम याद रखना है। क्या होता है, कभी कभी टेक्निकली ये सब क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। ये लिख लो आप, लैंडर हजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा। क्या चीज, लैंडर हजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा। सिर्फ इस कैमरे के बारे में आप ध्यान में रखना, प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि अभी रिसेंटली ये कैमरा जो है वो बताइए किस मिशन में उपयोग किया गया। तो चंद्रयान 3 मिशन में उपयोग किया गया। इसके अलावा और भी कुछ कैमरेज हैं, राइट, जिसके बारे में एक बेसिक सा आपको आइडिया होना चाहिए। पहले भी मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि कुछ समय पहले भी इसरो ने कुछ इमेजेस वगैरह जो है वो सेंड करी थी। राइट। तो ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, लैंडर हजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा, LHDAC। ठीक है। फिर एक लैंडर इमेजर कैमरा भी हम लोग को L1 कैमरा देखने को मिलता है, और लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा। तो ये सब कैमरास भी हम लोग को देखने को मिलते हैं जो इस मिशन में उपयोग किए गए हैं। बेंगलुरु वगैरह में जो है इस कैमरे को बनाया गया है। एनीवेज, बस ये छोटा सा टॉपिक था। हालांकि चंद्रयान 3 का मेन टॉपिक जो आएगा वो आपके लिए परसों आएगा। देखिए, अब इस न्यूज में मेनली आपको फोकस करना है आर्टिकल 263 के ऊपर। राइट। आर्टिकल 263 जो है वो इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल से रिलेटेड एक आर्टिकल है। राइट। या फिर आप बोल सकते हो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट, और या रिवर बोर्ड एक्ट। तो आर्टिकल 262 और आर्टिकल 263, ये 2 आर्टिकल जो है वो आपको कवर अप कर रहे हैं। देखो, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आपस में राज्यों के बीच में किसी नदी के पानी की शेयरिंग को लेकर कोई विवाद होता है, डिस्प्यूट होता है, राइट,
उस डिस्प्यूट को कौन रिजॉल्व करता है? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी हाई कोर्ट, ऑप्शन सी सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन डी ऑल दी अबव। बताओ। तो ये टॉपिक मैं पॉलिटी के अंदर हमारी जनरल स्टडीज की क्लास में बहुत अच्छे से कवर करा चुका हूं। मेरे पॉलिटी के स्टूडेंट्स को पता होगा, जीएस के स्टूडेंट्स को पता होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं कि वो एक इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल बनाकर आपस में स्टेट गवर्नमेंट के बीच में रिवर वाटर की शेयरिंग को लेकर जो मुद्दे होते हैं उसको रिजॉल्व कर सकती है। अब क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कावेरी रिवर वाटर शेयरिंग का जो डिस्प्यूट है वो किस स्टेट के बीच में है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक। कर्नाटक से पानी तमिलनाडु की तरफ जाता है और अभी मुद्दा यही है कि तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि कर्नाटक हमें प्रॉपर वाटर जो है वो शेयर नहीं कर रही है। जो ऑलरेडी जो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जो ऑर्डर पास किया था उसके अकॉर्डिंग जो जितना पानी जो है वो रिलीज होना चाहिए कर्नाटक के द्वारा तमिलनाडु के लिए, तो उतना पानी जो है वो कर्नाटक गवर्नमेंट रिलीज नहीं कर रही है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए कोर्ट में गए। बट आपके लिए मेन जो इंपॉर्टेंट जो चीज थी जो मैंने आपको बताई वो है आर्टिकल 262 और 263। ये दो आर्टिकल जो है वो आपको कवर अप करने हैं। गॉट इट? अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करें तो देखो ये भी एक कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत कुछ नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली आप काफी सारे वीडियोस देख रहे होंगे आज की डेट में जिसमें जज जो है वो सरकारी अधिकारियों को जो है वो चिल्लाते हैं। कई बार आपने देखा होगा। और चिल्लाना भी मतलब इस तरीके से, क्यों कपड़े कौन से पहने हैं तुमने, तुम्हारे पास ढंग नहीं है कपड़े पहनने का, बटन लगाओ। जनरली कोर्ट में ऐसा होता है कि कोर्ट में जैसे आप लोग गए हैं नहीं गए मुझे उसके बारे में पता नहीं, मैंने कोर्ट में पेशियां करी है। तो जब मैं कोर्ट में जाता हूँ और जैसे मैं लास्ट टाइम गया था या जब भी जाता हूँ तो वकील साहब जो होते हैं वो पहले एक बार देखते हैं। जैसे मेरी आदत है कि मैं जब इनफॉर्मली कहीं पर जाता हूँ, यानी कि अगर मैं किसी मीटिंग वगैरह में नहीं हूँ तो मेरी शर्ट के 2 बटन जो है वो खुले रहते हैं जनरली। राइट? अब मैं पहुंचा कोर्ट में और मेरी स्लीव्स ऊपर चढ़ी रहती है। मैं जब शर्ट पहनता हूँ तो स्लीव्स ऊपर चढ़ा देता हूँ। तो वकील ने बोला कि भैया स्लीव नीचे कर लो और दोनों बटन लगा लो, क्योंकि कई बार क्या होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कैटेगरी में ही आ सकता है कि आप कोर्ट की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। राइट? न्यायालय की जो है वो आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। तो ये आपको भरोसा नहीं है कि जज का दिमाग खराब हुआ और जज ने आपके उसको देखा ड्रेसिंग सेंस को और उसको गुस्सा आ गई, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। छोटी-छोटी चीज़ों पर कार्रवाई हो जाती है। जैसे मैंने देखा है मेरे केस में जो क्रिमिनल्स जो थे, राइट? तो वो सीट में बैठा हुआ था, सामने आके सीट में बैठा हुआ था, कटघरे में नहीं खड़ा था। तो जैसे ही जज ने देखा कि अरे ये तो आरोपी है, उन्होंने इतनी तेज चिल्लाया कि तुम सीट में कैसे बैठे हो? खड़े हो, यहाँ आके खड़े हो। कटघरे के अंदर, बाहर क्यों खड़े हो तुम? एक बार बाहर खड़ा हुआ था वो, शाणा बन रहे थे, शाणे बनते हैं ना ये लोग थोड़े कि हम क्यों अंदर जाएँ? नहीं, जज कार्रवाई कर देता और उसके वकील को भी चिल्लाया था, तुम्हारे ऊपर भी कार्रवाई करूँगा, इस पे भी कार्रवाई हो जाएगी, तुरंत जेल भेज दूँगा। बस समझ समझ में आ जाएगी, ऐसा। फिर कई बार ये भी होता है, जैसे मैं तो आँखों की घटना की बात करता हूँ आप लोगों से, मैं इधर-उधर की सुनी हुई बातें नहीं करता। जो प्रैक्टिकल चीज़ मैंने देखी है, तो वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक बार ऐसे ही देखा था मैंने, वही सेम क्रिमिनल जो था, अनूप सूरजन, तो वो बेसिकली फ़ोन पे बात कर रहा था, मतलब अंदर, मतलब ऐसे धीरे-धीरे करके ऐसे करके फ़ोन पे बात कर रहा था। जज साहब ने जैसे ही देखा उसकी तरफ इतनी तेज़ चिल्लाया कि जब्त करो उसका फ़ोन। पुलिस वालों ने आके उसका फ़ोन रख लिया था। पर हालाँकि उसको वापस बाद में दे दिया कि आइंदे से तुमने ये गलती करी तो तुम्हें तुरंत जेल में बंद कर दिया, अभी अभी के अभी बंद कराएँगे। तो ये कोर्ट की रिस्पेक्ट होती है, आपको कुछ डेकोरम मेंटेन करना पड़ता है कोर्ट के अंदर, कोर्ट रूम में, राइट? और हुआ ये कि गवर्नमेंट अधिकारी जा रहे हैं, यानी कोई आईएएस ऑफिसर गया, कोई बड़ा अधिकारी गया, तो जजेस ने उन्हीं के ऊपर ही वो लगा दी, डाँट फटकार जो है वो लगा दी, फटकार दिया उन लोग को और वो वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोर्ट को ये बोला कि अ, सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक बेसिकली प्रोसीजर्स लेकर आए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लान किया, प्रिपेयर किया कि भाई इस प्रकार के प्रोसीजर आप अपनाओ। अगर किसी सरकारी अधिकारी को बुला रहे हो तो आपको सरकारी अधिकारी से जो है वो मतलब उसकी डिग्निटी को भी मेंटेन रखना, उसको ये सब बातें मत बोलो क्योंकि उसकी गरिमा पर जो है वो नुकसान पहुंच सकता है। तो ये सब चीजें तो इसी पर ही सीजीआई ने बोल दिया कि भाई क्या आप हमें सिखाओगे जुडिशियल रिव्यू कैसे करना है? तो केंद्र सरकार ने बोला नहीं नहीं, हम जुडिशियल रिव्यू को चेंज करने की बात नहीं कर रहे, आप हमें नहीं हम आपको नहीं सिखा रहे कि जुडिशियल रिव्यू को जो है वो कैसे आपको ऑपरेट करना है। हम सिर्फ सीमित रख रहे हैं कि भाई अगर सरकारी अधिकारी को आप बुलाओ
किसी मुद्दे में, किसी मामले में, तो थोड़ा-सा उनके साथ नरमी पेश करो, बस ये चीज़ थी। तो इसका आपको जो है वो एक आइडिया जो है वो होना चाहिए, जैसे इसमें ड्रेस कोड वगैरह लिखा हो, बट जो चीज़ मैंने आपको समझाई, सिर्फ़ वही चीज़ है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। मैं आपको बिल्कुल वही चीज़ बताऊँगा जो आपके लिए काम की होगी और वही चीज़ लिखवाऊँगा जिसको आपको पढ़ना है। तो आपको पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर जुडिशियल रिव्यू को। किसको पढ़ोगे आप? जुडिशियल रिव्यू। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हालाँकि जीएस की क्लास में मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ, ये आपकी करंट अफेयर्स की क्लास है, बट करंट अफेयर्स को जीएस के साथ लिंक करते हुए चलना है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसको बोलते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि आसियान की टोटल कितनी कंट्रीज हैं, कितने मेंबर्स हैं? ये मैंने कई बार आप लोग को पढ़ा चुका हूँ। तो आसियान और इंडिया के बीच में बताया ये जा रहा है कि 2025 तक जो भी फ्री ट्रेड पैक्ट जो है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, आसियान और इंडिया के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसमें जो भी गड़बड़ी है उसको 2025 तक रिव्यू करने को लेकर जो है वो अभी बातचीत हुई। अभी आसियान की समिट जो है वो हम लोग को जो है वो देखने को मिलेगी, राइट? तो अभी यही चीज हुआ कि इंडिया और आसियान कंट्रीज जो है वो एक एग्रीमेंट पर आई हैं कि वो रिव्यू करेंगे अपने फ्री ट्रेड पैक्ट को, और 2025 इन्होंने टारगेट रखा है कि 2025 तक जितनी भी गड़बड़ियां हैं उसको जो है वो रिजॉल्व किया जाएगा इनके ट्रेड में, और ट्रेड को बढ़ावा दिया जाएगा। बस दैट्स इट। बस ये इतनी छोटी सी चीज थी। एक जॉइंट कमेटी हम लोग को इससे रिलेटेड देखने को मिली थी 2009 में, राइट? और अब डिसाइड हुआ है कि 2025 में ये रिव्यू करेंगे अपने ट्रेड को। बस तो आपको पढ़ना है आसियान के बारे में। इक्वाडोर कंट्री के बारे में आपने सुना होगा। इक्वाडोर, इक्वाडोर कंट्री, ये देखो आप, ये साउथ अमेरिका के अंदर ये इक्वाडोर है। ये छोटा सा आइलैंड आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ना, ये भी इक्वाडोर का ही आइलैंड है। तो ये आपने मैप में देख लिया। मैप की तो हमेशा प्रैक्टिस रखो। तो ये अभी हुआ, ये इक्वाडोर के अंदर कहानी ये चल रही है कि वहां पर अमेज़न फॉरेस्ट है, राइट? पूरे क्षेत्र में हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इक्वाडोर गवर्नमेंट ये डिसाइड कर रही थी कि हम इस क्षेत्र में जो है वो ऑयल जो है वो निकालें, क्योंकि इस क्षेत्र में कुछ पर्टिकुलर ऐसे एरिया है जहां पर ऑयल के रिजर्व है, पेट्रोलियम के रिजर्व है, मैं ऐसा कहूं तो। अब हुआ ये कि यहाँ पर जब लोगों से पूछा गया तो लोगों ने साफ मना कर दिया। रेफरेंडम हुआ, यानी कि जनमत संग्रह जिसको हम लोग बोलते हैं, कि पब्लिक से पूछा जाता है कि आप क्या चाहते हो। तो यहाँ पे रहने वाली जो ट्राइबल ग्रुप से साफ मना कर दी, यहाँ पर कोई खुदाई ना करे किसी भी तरीके से। अमेज़न, एक तो देखो क्लाइमेट के लिए भी ये खतरनाक है, दूसरी बात वहां पर रहने वाले लोगों के लिए ये सही नहीं है कि आप वहां पर डिस्टर्बेंस कर रहे हो। तो ये एक छोटी सी न्यूज थी इक्वाडोर से रिलेटेड। बट यसुनी नेशनल पार्क, ये लिख लो, क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, जीएस पेपर 1 में या प्रीलिम्स में आ सकता है। यसुनी नेशनल पार्क, तो ये यसुनी नेशनल पार्क जो है वो कहां पर है? इक्वाडोर, आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, ये दो कम्युनिटी के नाम लिख लो। ये बेसिकली यहां पर रहने वाले ट्राइबल ग्रुप है, टगेरी, TAGAERI, टगेरी, और तरो मेनानी, तरो मेनानी। क्वेश्चन आ सकता है टेरेगी कम्युनिटी बताओ कहां की है? तो इक्वाडोर की है। ये फैक्ट ध्यान में रखना। चूज द करेक्ट पेयर, मैच द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। और यूनेस्को के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी में भी रखा गया है 1989 में, इस नेशनल पार्क को, यसुनी नेशनल पार्क। तो इस टॉपिक के अंदर मेनली आपको इस नेशनल पार्क के बारे में पता होना चाहिए। और मुद्दा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ के लोग बिल्कुल भी सहमत नहीं है कि यहाँ पर किसी प्रकार की ड्रिलिंग हो। अब देखो, ऐसी एक और कंट्री है, मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, ग्वाटेमाला। तो ग्वाटेमाला आपको सेंट्रल अमेरिका में कंट्री जो है वो दिखाई देगी। आप देख रहे हो यहाँ पर ये वाला क्षेत्र, ये ग्वाटेमाला का जो है वो क्षेत्र आपको नजर आ रहा है, मैक्सिको के जस्ट नीचे। अब यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पर कुछ नहीं है, एक थोड़ा सा इशू जो है वो चल रहा है। यहाँ पर अभी एक प्रेसिडेंट को का इलेक्शन हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति इलेक्ट हो रहा है, और ये ऐसा व्यक्ति है जो करप्टेड है, राइट? इसके खिलाफ करप्शन के बहुत चार्जेस जो है वो लगे हुए हैं, राइट? तो इसी को लेकर थोड़ी चिंता व्यक्त की जा रही है कि वहां पर 100% वोट्स काउंट किए गए, और उसमें एरी वालो जो है उसको 58% वोट जो है वो रिसीव हुए हैं, और ये वही व्यक्ति है जिसके खिलाफ काफी केसेस वगैरह भी जो है वो चल रहे हैं। अब लेट्स सी। तो वो सब चीज आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं। उस कंट्री की पॉलिटिकल सिनेरियो क्या चल रहा है वो उतना भी अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आगे चल के होता है तो वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट। बाकी आपको इसके अंदर सिर्फ मैप की लोकेशन जो है वो पता होनी चाहिए, ग्वाटेमाला। अब आपको पढ़ना है, लिख लो, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ICSSR के बारे में आपको एक बार रीड करना है। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। अगर मैं बोल रहा हूँ कि रीड करना, तो उसका मतलब विकिपीडिया का पहला पैराग्राफ रीड कर लो, बस समरी। अब देखो, ये बहुत ही जल्दी अनाउंस करेगी, मतलब एक्चुअली हो ये रहा है कि ये जितनी भी जैसे सरकारी स्कीम्स वगैरह होती है, PM उज्ज्वला योजना, PM आवास योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, PM कृषि सिंचाई योजना, राइट? कृषि सिंचाई मतलब इरिगेशन के लिए, PM फसल बीमा योजना मतलब इंश्योरेंस के लिए,
किसान सम्मान निधि, ईयर ऑफ मिलेट, आयुष्मान भारत, जन औषधि योजना, जन औषधि केंद्र वगैरह भी होते हैं, राइट, जेनरिक मेडिसिन वाले, स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, पीएम गति शक्ति, राइट, जिसमें अलग अलग मिनिस्ट्रीज, मेरे ख्याल से आई एम नॉट रॉन्ग 16 मिनिस्ट्रीज है, उनको जो है वो एक साथ रखा गया, मतलब आपस में उनके कनेक्शन जो है उनका किया गया। फिर ब्लैक मनी एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। तो ये सब जितनी भी सरकारी स्कीम्स हैं, पॉलिसीज हैं, तो इनमें सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस क्या हो रहे हैं इन स्कीम के कारण, उसको रिसर्च करने के लिए एक मेथोडोलॉजी टूल जो है वो आईसीएसएसआर प्रिपेयर कर रहा है। सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं कि सरकार की ये सब जितनी भी स्कीम्स हैं, इसमें किस प्रकार से लोगों को आर्थिक और सामाजिक फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो वो कैसे उसका आकलन करेंगे, कैसे उसकी एनालिसिस करेंगे, तो उसके लिए एक मेथोडोलॉजी टूल जो है वो बनाने पर कार्य किया जा रहा है आईसीएसएसआर के द्वारा। तो ये चीज बस आपको भी पता होनी चाहिए। बाकी ये सब स्कीम का अच्छा आइडिया होना चाहिए, जो भी स्कीम वगैरह न्यूज में आती है तुरंत उसको आपको जो है वो पढ़ना है, राइट। अब देखो, एक और चीज के बारे में हम लोग बात करें तो आपको ऑलरेडी पता है गाइस कि कोरोना वायरस वुहान से निकला। बोलते हैं ना कि वुहान की लेबोरेटरी में इस वायरस का जो भी टेस्टिंग वगैरह चल रही थी, तो वहां से ये लीक हो गया। तो ऐसी भी कंट्रोवर्सी एक आती है। तो ये चीज बताई जा रही है कि हम कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन की स्टडी जो है वो करें, और ये जो स्टडी होनी चाहिए पब्लिक की सहमति से होनी चाहिए। यानी कि अगर आप किसी भी ह्यूमन इन्फेक्शन का ट्रायल कर रहे हो या उसकी स्टडी कंडक्ट कर रहे हो या रिसर्च कर रहे हो, तो ह्यूमंस जो है यानी कि आम जनता जो है, सिटीजन जो है, उनकी राय लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर कोई भी बड़ा हादसा होता है तो उसमें ह्यूमंस को ही जो है वो सबसे पहले नुकसान जो है वो पहुंचता है। तो ये चीज है, इस पर जो है वो अभी चर्चाएं जो है वो चल रही है। एक्टिविस्ट जो है वो बातचीत करना चाहते हैं कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन ट्रायल पॉलिसी को लेकर कि भाई आप किस तरीके की पॉलिसी लेकर आओगे, राइट। तो अब देखो आगे चल के पॉलिसी आती है तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब आपको पता है कोविड-19 की सिचुएशन थोड़ी अच्छी हो गई है, राइट। अभी वैसी स्थिति नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी, राइट। फर्स्ट लॉकडाउन, सेकंड लॉकडाउन में जो हमने देखा स्थिति खराब, अब स्थिति ठीक हो गई है। बट अभी भी आपको ये जो ध्यान में रखना है, इरिस EG.5 इरिस ERIS और BA.2.86 यानी कि जिसको बोलते हैं पिरोला। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि कोरोना वायरस की ये वेरिएंट्स हैं इरिस और पिरोला, जो कि करीब 50-55 कंट्रीज में जो है वो फैल चुके हैं, राइट। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि ये दो चीजों के नाम बस आप लिख लो, सिर्फ इतनी सी चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। और ये कहा है कि इंडिया को अलर्ट रहने की आवश्यकता है। कोविड-19 चला गया तो क्या हुआ, उसके वेरिएंट भी एक भयानक रूप ले सकते हैं, तो उस पर आप बिल्कुल अलर्ट रहो, ठीक है। ओम बिरला जी कौन है हमारे, कोई बताएगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ। ओम बिरला जी लोकसभा के स्पीकर। तो हमारे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी हम लोग को देखने को देते हैं। उन्होंने काफी सारी चीजों के बारे में जो है वो चर्चा करी, इनके स्टेटमेंट वगैरह थे कि इनने बहुत अच्छी एक बात ये कही कि जैसे कि पब्लिक अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है, हम वोट डालकर अपने एमपी एमएलए को जो है वो चुनते हैं। तो भाई अगर एमपी और एमएलए सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो हमें उनके पास जाकर शिकायत करनी चाहिए। वो हम अकाउंटेबल उनको बनाना है कि हम उनसे जाकर पूछें। इनका मुद्दा ये था कि भैया अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मणिपुर के इशू के कारण अपोजिशन उठकर चली गई, हाउस का बिजनेस ठप पड़ा हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से जैसा होना चाहिए। तो पब्लिक जाकर पूछे उनसे, जिनको पब्लिक ने चुना है, कि भैया क्यों काम नहीं कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है बताओ, राइट। वो वाली चीज। तो एक छोटा सा एक टॉपिक था, एक स्टेटमेंट था जो आप मेंस में उपयोग कर सकते हो, वो मैंने आपको बताया। ब्रिक्स के बारे में आपको पढ़ना है। ब्रिक्स का फुल फॉर्म है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। एक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रिक्स का, तो ब्रिक्स के बारे में आपको पढ़ना ही है, राइट। अभी हो ये रहा है कि ब्रिक्स की समिट हो रही है अभी, राइट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 15th है ना, यस 15th लिख लेना। ब्रिक्स की 15 समिट साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। तो यहाँ पर ये समिट हो रही है, और इसमें हमारे अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर गए हैं 2 दिन की विजिट के लिए। 22 से लेकर 24 तक समिट जो है वो चलेगी ब्रिक्स की समिट। अब देखते हैं ब्रिक्स की समिट में क्या चीजें जो है वो सामने आती है, क्या एग्रीमेंट होते हैं, क्या नहीं होते। ये आर्टिकल जो था वो ये था कि इंडिया और चाइना पॉसिबिलिटी है कि ब्रिक्स की समिट में अपने बॉर्डर के मुद्दे को जो है वो रिजॉल्व करेंगे, बस बाकी और कुछ नहीं था इसके अंदर। नेक्स्ट एक बहुत तगड़ा टॉपिक था ये, जिसमें आपको रघुराम राजन जी के बारे में पता होगा, काफी फेमस पर्सनालिटी, आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर, पूर्व गवर्नर आरबीआई के रघुराम राजन जी, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स राजीव चंद्रशेखर के बीच में एक मुद्दे को लेकर बहस हुई। अब रंगराजन जी ने बहुत तगड़ी बात कही, जैसे कि आज की डेट में हमारे पास प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, राइट, जिस स्कीम के माध्यम से हमारी कंट्री के अंदर स्मार्टफोन्स, मोबाइल फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जा रहा है। रघुराम राजन जी बोल रहे हैं कि
और चंद्रशेखर जी ने पहले ये बोला, यानी कि मैं बोलता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर ने बोला कि हमारी कंट्री के अंदर इस स्कीम के आने के बाद से पिछले कुछ सालों में जो है वो अचानक से एक्सपोर्ट में ग्रोथ देखने को मिली। रंगराजन जी ने बोला जो एक्सपोर्ट की ग्रोथ दिख रही है वो रियल ग्रोथ नहीं है, क्योंकि आज भी सबसे ज्यादा मात्रा में हम अपनी कंट्री के अंदर फोन की मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा फोन असेंबलिंग करते हैं। मतलब हमने स्क्रीन किसी और कंट्री से बुलवाई, हमने सुपर कंडक्टर सेमीकंडक्टर कहीं और से मंगवाया, हमने कीबोर्ड कहीं और से मंगवाए, राइट। इस तरीके से हमारी कंट्री के अंदर बैठकर हम असेंबल करते हैं, थोड़ा बहुत पार्ट खुद बनाते हैं, बैटरी कहीं और से बुलवा ली और फिर उसको बेचते हैं। तो रघुराम राजन जी ने बोला जो अभी एक्सपोर्ट जो दिख रहा है ना आपको बढ़ता हुआ, वो एक्चुअल में रियल सरप्लस नहीं है, वो बल्कि नेगेटिव में ही है। इवन इन्होंने एक बहुत बढ़िया बात बोली, इन्होंने ये चीज जो है वो कही कि अगर हम लोग 60%, 60% अगर हम इंपोर्ट के ऊपर अगर डिपेंडेंट होते हैं, राइट, सिर्फ 60% ही इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो भी हमारा नेट एक्सपोर्ट नेगेटिव में ही रहेगा, माइनस में ही रहेगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करने की जगह खुद ब खुद कंपोनेंट्स बनाएं। मान लिया कि हमारी कंट्री के अंदर माइक्रोमैक्स, सैमसंग, फॉक्सकॉन जो एप्पल के प्रोडक्ट्स जो है वो बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, उसके प्लांट्स हैं, बट बहुत लिमिटेड हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर देखने को मिल रही है। इसको आप ये नहीं बोल सकते कि इससे आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो बहुत अच्छी चीज जो है वो रघुराम राजन जी ने इस आर्टिकल के अंदर बताई है, समझने वाली चीज। नॉर्थ सी कहां पर है इसकी लोकेशन, तो इसकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए। ये देखो यूके, मेरा छोटा भाई यूके में बैठा हुआ है। कितना बज रहा है अभी यूके में? 9 मिनट पहले, अच्छा टाइम नहीं दिखा रहा है अभी, 9 मिनट पहले ये लंदन में था। मतलब वही वहीं पर स्ट्रीट वगैरह, गूगल लोकेशन शेयरिंग से अपन पता लगाते रहते हैं कहाँ घूम रहा है लड़का। तो ये देखो नॉर्थ सी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये यूके के बगल में नॉर्थ सी है, यहीं पर नीदरलैंड्स है, यहाँ पर डेनमार्क है, यहाँ पर नॉर्वे, राइट। तो ये नॉर्थ सी वाला एरिया। अभी टॉपिक ये चल रहा है कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है अभी? ऋषि सुनक। तो इन्होंने बोला है कि भैया नॉर्थ सी में खुदाई करो और नॉर्थ सी में खुदाई करके वहां से तेल निकालो, फॉसिल फ्यूल की प्रोजेक्ट्स लेकर आओ। बट एनवायरमेंटलिस्ट जो है वो गुस्सा कर रहे हैं। एनवायरमेंटलिस्ट बोल रहे हैं यार ऑलरेडी हालत खराब है, हम ऑलरेडी फोकस कर रहे हैं रेन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाने के लिए और आप लगे हुए हो। इवन अभी हमने देखा ना वहां पर भी, कौन सी कंट्री, इक्वाडोर के बारे में हमने बात करी थोड़ी देर पहले, इक्वाडोर में भी यही हो रहा है। क्योंकि देखो यार एकदम से आप ट्रांजिट नहीं कर सकते हो रेन्यूएबल एनर्जी में, इट विल गोइंग टू टेक टाइम। अभी भी पूरा दुनिया जो है वो फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंट है एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो एकदम से चीजें स्विच करना इज नॉट, आप ये कह सकते हो पॉसिबल ही नहीं है, राइट, एक दिन में स्विच करना। और अभी डिमांड जो है बढ़ती जा रही है और इनके पास नॉर्थ सी में रिजर्व है पेट्रोलियम का। तो ये बोल रहे हैं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की जाओ भाई नॉर्थ सी में खुदाई करो और वहां से पेट्रोल निकालो। एनवायरमेंटलिस्ट ने मना कर दिया कि भैया ऐसा मत करो, गलत बात है ये। अब आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर नॉर्थ सी ट्रांजिशन अथॉरिटी के बारे में पता होना चाहिए। एक अथॉरिटी बनाई गई थी जिस जिस अथॉरिटी का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इस क्षेत्र में जितना भी मतलब नेचुरल गैस है, कार्बन स्टोरेज है, जो भी चीज, तो उसको अगर आपको निकालना है तो उसके लिए इस अथॉरिटी से जो है बात करनी पड़ेगी। और ये अथॉरिटी बनाई गई 1958 के जेनेवा कन्वेंशन ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ के थ्रू। तो ये भी लिख लेना, पहला इंटरनेशनल कानून ये था जो स्टैब्लिश करता है कि कंट्रीज के क्या अधिकार होंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर, यानी कि उस कंट्री की कोस्ट लाइन के आगे वाले एरिया के ऊपर उसके क्या अधिकार होंगे, तो उसके बारे में ये बताता है। इसने कई बार मतलब यूके की नॉर्थ सी पर यूके ने बहुत बार 1964, 1970, राइट, कई बार जो है वहां से ऑलरेडी नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एक्सप्लोर जो है वो किया हुआ है, राइट। और अब फिर से एक्सप्लोर करने पर ये फोकस कर रहे हैं, बट एनवायरमेंटलिस्ट जो है मना कर रहे हैं कि भैया मत करो ऐसा, गलत बात है। बस यही वाला एक टॉपिक था। ब्रिक्स के बारे में आपको पढ़ना है, मैंने आपको ऑलरेडी जो है बता दिया है ब्रिक्स के बारे में। ये आर्टिकल के अंदर उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं थी चीजें, राइट। बस आप ब्रिक्स के बारे में जो है वो कवर करिए और जो भी टास्क मैं आपको दे रहा हूँ उस टास्क को आपको पूरा अच्छे से जो है फिनिश अप करना है। अब देखो ये वाले टॉपिक को हम थोड़ी देर पहले ही जो है पढ़ चुके हैं कि मणिपुर के अंदर क्राइसिस चल रहा है, फिर भी असेंबली का सेशन जो है वो नहीं हो रहा। तो इसमें मैंने आपको ऑलरेडी जो है आर्टिकल 174 जो है पढ़ने के लिए बोला था कि आपको आर्टिकल 174 पढ़ना है, ठीक है। चलो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक आज का द हिंदू न्यूज़पेपर में। इतनी ही काम की चीज थी। जो टास्क दे रहा हूँ वो ध्यान से फिनिश अप करना, तभी होगा सिलेक्शन। याद रखिएगा मेरी बात, जो जो चीजें बताते जा रहा हूँ वैसा वैसा करते जाओगे, सिलेक्शन होगा। क्योंकि हम क्लेम करते हैं कि 80% क्वेश्चंस अगर हमारी क्लास और हमारे टॉपिक्स क्लास नोट से नहीं आए तो पूरी फीस वापस लो पेड ग्रुप वाले स्टूडेंट्स। बाकी यहाँ पर पूरी चीज मैं आपको बताती हूँ, करंट अफेयर्स की जो पूरी चीजें बताते जा रहा हूँ वो चीजें ही पढ़ लोगे तो प्रीलिम्स तो आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, गारंटी। चलिए साइन ऑफ करता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।